ये लीजिए पापा, इस महीने का घर खर्च पूरे 50,000 रुपए है। वो आपने कहा था ना वाटर पाइप लीक हो रही है, तो वो भी ठीक करवा लीजिएगा। अरे बेटा, तू इस घर के लिए कितना करता है। भगवान तुझे खूब तरक्की दे। आकाश बेटा, तेरी भी सैलरी आ गई होगी ना? जी पापा, ये लीजिए 15,000 रुपए हैं। अरे इतने कम में घर कैसे चलता है? तेरा भी परिवार है, पत्नी है, बच्ची है, तुझे भी घर के लिए थोड़ा और काम करना चाहिए। हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर मैं क्या करूं, मेरी सैलरी इतनी है, जो भी आता है मैं लाकर आपके हाथ में ही तो रख देता हूँ। जाने दीजिए ना पापा, हर महीने एक ही बात क्यों दोहरानी है। मैं हूं ना, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे कह दीजिएगा। ठीक है बेटा, तो कहता है तो मान लेता हूँ। जाओ अब तुम दोनों जाकर नाश्ता कर लो, फिर ऑफिस भी जाना है। और आकाश, तो शाम को सब्जियां लेते आना, पैसे कम सही पर काम तो कर ही सकता है। जी पापा, लेता हूँ सब्जियां। ऐसा कहकर राजेश और आकाश राजेंद्र जी के कमरे से बाहर आ गए। सुबह के 8 बज रहे थे। घर की रसोई में काम की आपाधापी मची थी। सुमन पसीने से तरबतर होकर गैस के सामने खड़ी थी। उसने बहुत मेहनत से पनीर प्याज के स्टफ्ड पराठे बनाए थे। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार नाश्ता करने बैठा था। सुमन ने पहली प्लेट लगाई और आकाश की तरफ बढ़ाने लगी। तभी पास खड़ी कमला जी ने उसका हाथ रोक दिया। अरे सुमन, ये पनीर वाला पराठा और वो कटोरी में जो मलाई वाला दही है ना, वो राजेश को दे दे। पर मम्मी जी, आकाश को भी तो पनीर वाले पराठे पसंद है। अरे आकाश को अपनी उसी छोटी सी नौकरी पर जाना है, उसका क्या है, वो तो कुछ भी खा लेगा। लेकिन राजेश बड़ी कंपनी में है, उसे दिन भर दिमाग दौड़ाना पड़ता है, उसे अच्छी डाइट चाहिए, दे इधर। कमला जी ने खुद वो प्लेट राजेश के सामने रख दी। राजेश ने एक घमंडी मुस्कान के साथ पराठा खाना शुरू किया। आकाश ने चुपचाप एक सादा पराठा उठाया और बिना कोई शिकायत किए अचार के साथ खाने लगा। अरे कोई बात नहीं सुमन, मुझे सादा ही दे दो, मुझे कौन सा पहाड़ तोड़ना है आज। और फिर तुम्हारे हाथ का तो ये सादा पराठा भी अमृत लगता है। पहाड़ भले ही ना तोड़ते हो, पर आप भी तो इस घर के बेटे हैं। और मम्मी जी, अपने बेटे में भेदभाव कैसे कर सकती हैं? नहीं आकाश, मैं दूसरा पराठा बना देती हूँ पनीर प्याज का। ये राजेश भैया को खाने दीजिए, बस 2 मिनट रुके, मैं अभी दूसरा बनाकर लाती हूँ। अरे सुमन बेटा, जब तक तू बनाएगी तब तक आकाश को ऑफिस जाने में देर हो जाएगी और बॉस फिर से पैसे काट लेगा। है तो इसे सादा ही दे दे। आकाश बेटा, थोड़ी चाय ले ले, पराठा चाय के साथ अच्छा लगता है। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, मुझे लेट हो जाएगा। सुमन फिक्र मत करो, फिर कभी खा लूंगा। भाभी, वैसे प्याज पनीर के पराठे बने बड़े लाजवाब हैं। मुझे ना अब डेली पनीर का कोई ना कोई आइटम मिला ही दिया करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये भी सही है। यहाँ सुबह नाश्ते में पराठों का बंटवारा भी पॉकेट की गर्मी देखकर होता है। सुमन खून का घूंट पीकर रह गई। सुबह के पराठे का बंटवारा साफ बता रहा था कि इस घर में अहमियत सिर्फ उसकी है जिसकी जेब भारी है। नाश्ता करके राजेश और आकाश ऑफिस जा चुके थे, तब कमला ने कहा, नया बेटा तू भी गरम गरम नाश्ता कर ले। सुमन, इसके लिए भी पराठे बना दे। मम्मी जी, हम दोनों के लिए ही पराठे सेक कर मैं ले आती हूँ, साथ में बैठकर नाश्ता कर लेंगे। ठीक है भाभी, जल्दी लाइए, बहुत भूख लगी है। नेहा हुक्म तो ऐसे चलाती है मुझ पर जैसे मैं उसकी देवरानी हूँ और वो मेरी जेठानी, पर मैं कुछ कह भी नहीं सकती। हाँ लाती हूँ। थोड़ी देर में सुमन पराठे लेकर टेबल पर आ गई और नेहा को पराठे देकर खुद भी खाने बैठ गई। सुमन ने जैसे ही दही लेने के लिए हाथ बढ़ाया कि कमला ने कहा, सुमन बेटा, ये दही बस थोड़ा सा ही है, एक काम कर इसे नेहा को दे दे, तू अचार से खा ले पराठे। मम्मी जी, आप कितना ख्याल रखती है सबका। आपको पता है मुझे दही बिना पराठे नहीं भाते। थैंक यू मम्मी जी। अरे मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा ख्याल। चल अब तुम दोनों जल्दी से नाश्ता करके सफाई कर लो घर की, मैं आराम करने जा रही हूँ। ऐसा कहकर कमला जी अपने कमरे में चली गई। सुमन और नेहा ने नाश्ता किया। भाभी, मैं यहाँ टेबल से बर्तन वगैरह किचन में रखकर टेबल साफ कर देती हूँ, बाकी काम आप देख लेना। नेहा ने सफाई से अपना पल्ला झाड़ लिया था। सुमन ने फिर भी नेहा से कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद सुमन लिविंग रूम में झाड़ू लगा रही थी और पंखे साफ कर रही थी, और सिर्फ टेबल साफ करके वहीं पास ही सोफे पर नेहा अपने पैरों पर नेल पेंट लगा रही थी। भाभी, जरा मेरे लिए जूस बना दीजिएगा प्लीज, बहुत वीकनेस फील हो रही है। नेहा, मैंने सुबह से किचन संभाला है, कपड़े भी धोए हैं और अब सफाई कर रही हूँ, और वीकनेस तुझे हो रही है, कमाल है। और जूस पीने का इतना शौक है तो थोड़ा काम तू भी कर लिया कर ना। जाकर बना ले जूस। अरे भाभी, इतना क्यों भड़क रही हैं आप? मैंने बस जूस बनाने को बोला था, और फ्रूट्स तो राजेश के पैसों से ही आता है ना घर में। बड़े भैया तो इतने पैसे देते नहीं जिसमें फ्रूट आ सके, तो जूस तो कम से कम आप निकाल ही सकती हैं। और भाभी, काम करने में इतनी तकलीफें तो रख लीजिए ना, मेड मैंने कब मना किया? मैं तो कब से कह रही हूँ मेड रख लेते हैं।
हाँ, बस हर कोई अफोर्ड भी तो नहीं कर सकता ना मेड। तभी कमला जी ने कहा, अरे सुमन बेटा, नेहा अगर जूस बनाने को कह रही है तो बना देना, बात बढ़ाने से क्या फायदा, तू भी पी लेना। और नेहा बेटा ले, तू भी काम कर ले, ये मटर छिल दे। मम्मी जी मैंने काम से मना कहाँ किया है, अभी छील लेती हूँ मटर। भाभी ऑरेंज जूस बनाइएगा। सुमन अपमान का घूंट पीकर चुपचाप किचन में चली गई और जूस बनाकर ले आई। तभी स्कूल बस का हॉर्न बजा। रिया और आरव स्कूल से वापस आए। दोनों दौड़कर कमला जी के पास गए। दादी हम आ गए। पता है दादी, आज मिस ने मुझे कॉपी में स्टार दिया है। शाबाश बेटा, ऐसे मन लगाकर पढ़ाई करना। दादी आज मुझे भी गुड मिला, मैं पूरा होमवर्क करके गया था ना इसलिए। मेरा राजा बेटा, ये ले चॉकलेट। दादी मेरे लिए कुछ नहीं। अरे रिया बेटा, ये आरव के लिए है, मेरे पास एक ही चॉकलेट थी। आरव बेटा थोड़ी सी चॉकलेट तोड़कर रिया को भी दे देना, खुश हो जाएगी। लो रिया दीदी, थोड़ी सी चॉकलेट आप भी खा लो, मैं तो ये पूरी चॉकलेट खाऊंगा। अब आरव ने इतनी बड़ी चॉकलेट में से थोड़ा सा हिस्सा तोड़ा और रिया को दिया, फिर चिढ़ाते हुए चॉकलेट खाने लगा। रिया उदास होकर पास बैठी सुमन के पास आई। मम्मी देखो ना, दादी ने आरव को इतनी बड़ी चॉकलेट दी और मुझे बस इतना सा तोड़ कर दिया। मम्मी जी ये सब क्या है, कम से कम बच्चों में तो भेदभाव मत कीजिए। अगर आपके पास एक ही चॉकलेट थी तो आप दोनों को बराबर में बांट कर भी तो दे सकती थी ना, दोनों ही तो आपके पोता पोती है। अरे आप भला मैंने क्या किया है, ज्यादा दिमाग मत लगा, जो सही है वही किया है। आरव छोटा भी तो है, ये भी तो सोच। और तुझे इतनी तकलीफ हो रही है तो रिया को बाद में दूसरी चॉकलेट दिला देना। जा अब बच्चों के लिए खाना लगा दे। दादी मैं पराठे खाऊंगा। सुमन वो जो सुबह तुमने प्याज और पनीर के पराठे बनाए थे वो बना दे आरव के लिए, बड़े अच्छे बने थे। पर मम्मी जी पनीर तो थोड़ा सा है, इसमें दोनों बच्चे के लिए पराठे कैसे बनेंगे। अरे तो आरव के लिए बना दे, रिया को कुछ और खिला दे। इससे भी तो अपने पापा की तरह कोई नखरा नहीं है खाने में। और फिर आरव तो जल्दी से कुछ खाता भी नहीं है, आज पराठे खाने की फरमाइश की है तो जा बना दे पनीर प्याज के पराठे। यहाँ इस बच्चे के मन की कदर ही कौन करता है। और चीजों को छोड़ो, यहाँ तो खाने की चीजों पर भी भेदभाव है, पराठों में भी बंटवारा है। और आकाश है, उन्हें किसी बात की पड़ी नहीं। इतना सीधा होना भी सही नहीं है। कोई बात नहीं मम्मी, दादी ठीक बोल रही है, परेशान मत होइए। सुमन ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। घर के काम से लेकर बच्चों की खुशियों तक हर चीज में भेदभाव हो रहा था। अगले दिन शाम को सब लोग हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी बिजली का बिल आया। राजेश ने बिल देखा और कहा, ओहो इस बार तो बिल पूरे 9,000 रुपए आया। 9,000? इतना ज्यादा कैसे? अरे भैया, आप और भाभी तो वीकेंड पर भी घर रहते हैं, टीवी चलता है, आपके कमरे का पंखा चलता है, हम तो ऑफिस और घूमने में ही बाहर रहते हैं। पर कोई बात नहीं पापा। राजेश राजेंद्र जी के पास जाकर बैठ गया। आप चिंता मत कीजिए, मैं कल ही ऑनलाइन भर दूंगा। आखिर मेरा फर्ज बनता है, भैया की कमाई तो वैसे ही कम है, उनसे क्या ही मांगना। इस घर का सारा बोझ मुझे ही तो उठाना है। हाँ बेटा, कल याद से भर देना। पर पापा मैं तो सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या। मेरी सारी कमाई तो इस जॉइंट फैमिली के खर्चों में ही जा रही है। भैया तो कुछ जोड़ ही नहीं पा रहे। आपको मेरे बारे में, मेरे हिस्से के बारे में कुछ तो पक्का करना चाहिए ना। कब तक मैं ऐसे ही पैसा पानी की तरह बहाता रहूंगा। राजेश का असली मकसद राजेंद्र जी और कमला जी की नजरों में महान बनना था। राजेंद्र जी और कमला जी ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे बाहर से तो राजेश की बातों में हाँ मिला रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे दोनों इस चालाकी को महसूस कर रहे थे। ऐसे ही दिन बीते। संडे वाले दिन राजेश और नेहा राजेंद्र और कमला के कमरे में गए। राजेश ने राजेंद्र जी के पैर दबाते हुए कहा, पापा मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान हूँ। ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया है जिसमें मुझे कुछ पैसे लगाने हैं, लेकिन मेरी सारी सैलरी तो घर के खर्चे और बच्चों की फीस और राशन में निकल जाती है। मैं अपने लिए कुछ जोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। हाँ पापा जी, राजेश तो दिन रात कोल्लू की बैल की तरफ पीसते रहते हैं। अब भैया बेचारे तो बिल्कुल सीधे हैं, वो घर की आर्थिक जिम्मेदारी उठा नहीं पाते। ऐसे तो हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा ना। तो तुम लोग चाहते क्या हो, साफ साफ बताओ। पापा मुझे लगता है अब घर का बंटवारा कर देना चाहिए। भैया को भी तो सेल्फ रिलायंस होना चाहिए ना। जब उनके सिर पर जिम्मेदारी पड़ेगी तो वो भी हाथ पैर मारेंगे। और हाँ, आप दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप दोनों हमारे वाले हिस्से में आराम से हमारे साथ ही रहेंगे। राजेश का ये त्याग और प्यार भरा भाषण सुनकर कोई भी पिघल जाता। उसे पूरा यकीन था कि वो घर में सबसे ज्यादा पैसे देता है, इसलिए प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा और अच्छा हिस्सा उसे ही मिलेगा। ठीक है राजेश, अगर तेरी यही मर्जी है
तो कल मैं वकील को बुलाकर घर के कागज तैयार करवा लेता हूँ। अब बंटवारा कर ही देना चाहिए। ठीक है पापा, जब पेपर्स बन जाए तो बता दीजिएगा। राजेश और नेहा ने एक दूसरे की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में जश्न मनाया। उनका तीर बिल्कुल निशाने पर लगा था। वे दोनों अब अपने कमरे में सोने चले गए। राजेश और नेहा के जाने के बाद कमला जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। देखा आपने, ऐसे चाशनी में लपेट कर जहर पिला रहे दोनों। मैं सब जानती हूँ, ये हमें अपने साथ इसलिए रखना चाहते हैं ताकि हमारी पेंशन और बैंक का पैसा भी इन्हीं के काम आए। शांत हो जाओ कमला, मुझे क्या पता नहीं मेरा कौन सा बेटा कैसा है। राजेश ने इस घर में पैसा जरूर दिया है, लेकिन उसने उस पैसे की कीमत भी वसूल ली है। अरे आकाश से कहीं ज्यादा इज्जत इस घर में राजेश और नेहा की है। हमने इसे कम लाड़ प्यार नहीं किया। और मेरा आकाश, वो बेवकूफ है। उसे इस बात का दुख है कि परिवार टूट रहा है। वो कमजोर है, सीधा है, लेकिन उसे इस तरह छल करना नहीं आता। आकाश सीधा है, दुनियादारी की अकल नहीं है। राजेश तो होनहार है, वो तो अपनी चालाकी से कहीं भी महल खड़ा कर लेगा। बंटवारा तो सोच समझ कर करना पड़ेगा। माँ बाप ने ऊपर से राजेश की हाँ में हाथ जरूर मिलाई थी, लेकिन उनके दिल ने एक बहुत सही फैसला लिया था। अगली शाम घर के हॉल का नजारा किसी अदालत जैसा था। सेंटर टेबल पर घर के कागजात और एक पेन रखा था। राजेश और नेहा सोफे पर एकदम चौड़े होकर एक विजेता की तरह बैठे थे। दूसरी तरफ आकाश सुमन के साथ दुखी और चुपचाप खड़ा था। भैया आप उदास मत होइए, बंटवारा बस कागजों का है। हाँ, आखिर मेरे बड़े भाई हैं। मैं बस चाहता हूँ कि आप भी अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना सीखें। मुझे कोई शिकायत नहीं है राजेश। पापा जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। तू मेरा भाई है और हमेशा रहेगा। तभी राजेंद्र जी और कमला जी अपने कमरे से आए और टेबल पर रखा कागज उठाकर बोले, मैंने इस घर का कानूनी बंटवारा कर दिया है। हमारी कुल प्रॉपर्टी को 2 हिस्सों में बांटा गया है। राजेश और नेहा खुशी से एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लेते हैं। इस घर का नीचे का फ्लोर, आंगन और सड़क की तरफ खुलने वाली दुकान, वो मैं अपने बड़े बेटे आकाश के नाम करता हूँ। हॉल में तो जैसे बम फट गया। आकाश और सुमन हैरानी से राजेंद्र जी को देखने लगे। और ऊपर का हिस्सा मैं मेरे छोटे बेटे राजेश के नाम करता हूँ। मैं और कमला आकाश के साथ नीचे वाले फ्लोर में रहेंगे। आकाश के नाम मेरी 70% प्रॉपर्टी और राजेश मेरी 30% प्रॉपर्टी का हकदार रहेगा। राजेश और नेहा के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उनके पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। नेहा के हाथ से उसका मोबाइल छूटकर जमीन पर गिरा। राजेश का मुंह खुला का खुला रह गया। जिस पैसे का रौब दिखाकर उन्होंने घर हड़पने की साजिश रची थी, वही दांव उन पर उल्टा पड़ गया था। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? 70% हिस्सा भैया को और नीचे का बड़ा फ्लोर भी। पापा शायद कागज बनाने वाले वकील से कोई गलती हुई है। वकील से कोई गलती नहीं हुई राजेश। ये ड्राफ्ट मैंने खुद अपनी मर्जी से बनवाया है। और हाँ, नीचे वाली दुकान भी आकाश के नाम है ताकि वो उनसे कुछ किराया निकाल सके। ये कैसा इंसाफ है पापा जी? इस घर का बिजली का बिल, राशन, आपका मेडिकल, सब कुछ राजेश भरते। पिछले हफ्ते ही मैंने 50,000 रुपया आपके अकाउंट में डाले थे। जिसने घर में सबसे ज्यादा पैसा लगाया उसे सिर्फ 30% और जो 1 पैसा नहीं जोड़ पा रहा उसे 70%। नेहा, तू पापा जी से ऐसे कैसे बात कर रही है? वो हमारे बड़े हैं, थोड़ी तो शर्म कर। आप चुप रहिए भाभी। आप लोगों की तो लॉटरी लग गई ना मुफ्त में। दिन रात मेहनत हमने की और फल आप लोग खा रहे। राजेश का असली चेहरा अब सामने आ रहा था। जिस प्यार और त्याग का नाटक करके उसने बंटवारे की चाल चली थी, वो चाल उसी पर उल्टी पड़ चुकी थी। पापा नेहा सही कह रही है। मैंने अपनी पूरी सैलरी इस घर पर लुटाई। मुझे क्या पता था आप लोग मेरे ही पैसों से भैया का घर बसाने की प्लानिंग कर रहे हैं। राजेश, तू पैसों का ताना क्यों मार रहा है? मैंने कभी प्रॉपर्टी नहीं मांगी। पापा, मुझे ये 70% हिस्सा नहीं चाहिए। आप राजेश को दे दीजिए। मैं नहीं चाहता मेरे कारण घर टूटे। अब ये महान बनने का नाटक मत करो भैया। अंदर से तो बहुत खुश हो रहे होंगे। पापा, मैं सब बता रहा हूँ, मैं इस फैसले को नहीं मानता। आप मेरे साथ ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते। भेदभाव हमने नहीं किया राजेश, भेदभाव तूने किया है। मैंने? मम्मी मैं तो बस। हाँ, तूने घर में पैसा जरूर दिया, लेकिन उस हर एक पैसे का हिसाब तूने हमें ताने मार मार कर चुका है। तूने बिजली का बिल भरा तो पूरे घर को सुनाया कि तेरा भाई मुफ्तखोर है। मम्मी जी, आप हमारे पैसों को ऐसे। नेहा, तू बीच में मत बोल। राजेश, तू होनहार है, चालाक है, बहुत अच्छी नौकरी है तेरी। तू इस घर से निकलकर कहीं भी अपना महल खड़ा कर लेगा। लेकिन आकाश, वो दुनिया की चालाकी नहीं जानता। उसकी कमाई कम है, वो कमजोर है।
एक माँ बाप का फर्ज क्या होता है राजेश? जो बेटा तेज दौड़ सकता है उसे खुला आसमान दे दो, लेकिन जो बेटा लंगड़ा कर चल रहा हो, माँ बाप की बैसाखी उसी को मिलनी चाहिए। अगर आज हम आकाश को उसके हाल पर छोड़ देते तो कल को हमारे मरने के बाद तो अपनी इसी दौलत के घमंड में इससे और इसके परिवार को धक्के मारकर घर से निकाल देता। इसीलिए हमने उसके भविष्य को सुरक्षित किया है। तुझे तेरा 30% हिस्सा दे दिया है, अब तू चाहे उसे बेच या उसमें रह। कमला जी और राजेंद्र जी की बातें सुनकर राजेश और नेहा के पास बोलने के लिए एक शब्द नहीं बचा था। उनकी सारी चालाकी, उनका पैसा, उनका मैनिपुलेशन धरा का धरा रह गया। वे तिल मिलाकर रह गए। राजेश ने गुस्से में अपना मुंह फेर लिया और नेहा पैर पटकते हुए तेजी से ऊपर अपने कमरे की तरफ चली गई। तब कमला जी ने आगे बढ़कर कहा, चल सुमन, सुबह से बहुत तमाशा हो गया। जा किचन में आज आकाश के लिए प्याज और पनीर के बढ़िया से पराठे बनाकर ला, और हाँ, ढेर सारा मक्खन डालकर लाना। सुमन मुस्कुराती हुई अपनी आंखों के आंसू पोंछकर तेजी से किचन की तरफ चली गई। जिंदगी का सच भी कुछ ऐसा ही है। सुबह की थाली का पहला पराठा भले ही उसे मिले जिसकी जेब भारी हो, लेकिन माँ बाप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी हमेशा उसी को देते हैं जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हे भगवान, कितनी बार कहा है पिंकी को दूध पिलाने के बाद दूध का ग्लास साफ करके जगह पर रख देना या फिर बर्तन धोने की जगह पर रखना, लेकिन नहीं, ये प्रीति है कि समझती ही नहीं कि एक बच्ची की माँ बन गई है, लेकिन अकल अभी भी घुटने में ही है। शायद किसी को पता नहीं है कि हम एक ही घर में रहते हैं। हिम्मत है तो सामने आकर बात करे। यूं चोरी छुपे धीरे आवाज में मेरे बारे में खुसर खुसर करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब सुन रही हूँ। खुद के बच्चे के कपड़े दिन भर सोफे पर या फिर फर्श पर पड़े रहते हैं, वो तो दिखते नहीं, और मेरे बच्चों के दूध के ग्लास के बारे में चिंता हो रही है। हाँ, तो क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरती हूँ क्या? लेकिन सामने बात करने से भी क्या फायदा, जिसकी अकल घुटने में होती है ना, उसके सामने बात करो या पीछे करो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और ना ही वो समझाने से कुछ समझता है और सुधरता है। देखो तो, समझदारी की बात कौन कर रहा है? 8 साल का बच्चा होने के बावजूद जो औरत पति से 10 रुपए के लिए लड़ती है, वो मुझे सिखाएगी समझदारी क्या होती है। मेरा पति मेरा बच्चा, मैं मेरा देख लूंगी, तुम्हें उससे क्या मतलब? यही तो मैं कह रही हूँ, मेरी बच्ची की दूध का ग्लास, मेरा घर, आपको उससे क्या? आपको तो बस सुबह सुबह वजह चाहिए मेरे साथ झगड़ा करने की। मतलब क्या है तुम्हारा? क्या मैं तुम्हें झगड़ालू लगती हूँ? आप झगड़ालू हो ही। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सती सावित्री अबला नारी हो। तुम्हें कहाँ आता है झगड़ा करना? दिन भर बहाने ढूंढ ढूंढ कर मेरा सर खाती रहती हो, और आई बड़ी मुझे झगड़ालू कहने वाली। मैं कहाँ कह रही हूँ कि मैं सती सावित्री हूँ? मैं कहाँ कह रही हूँ कि मुझे बिल्कुल झगड़ा करना नहीं आता? लेकिन अगर मैं भी झगड़ालू हूँ तो ये आपके ही तो संगत का असर है। पिछले 6 सालों से आपके साथ रह रही हूँ, आपको देख देख कर बन गई हूँ मैं भी झगड़ालू। ये है प्रीति और शीतल। रिश्ते से देवरानी जेठानी तो है, लेकिन एक दूसरे से इस तरह झगड़ती है कि जैसे इनकी पिछले जन्म की कोई पक्की दुश्मनी हो। घर के कामों से लेकर उनके बच्चे तक, उन दोनों ने आज तक ऐसी एक वजह और बात नहीं छोड़ी थी जिस बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा ना हो। उनके पति इनकी बकबक से और झगड़े से पूरी तरह से पक चुके थे। अब तो उन दोनों ने उनकी तरफ ध्यान देना भी बंद कर दिया था। आज भी सुबह सुबह शीतल और प्रीति के पतिदेव काम पर चले गए थे। बच्चों को ये दोनों स्कूल छोड़ आई थी। घर में देवरानी जेठानी अकेले ही थी। फिर क्या था, इनके लिए तो झगड़ा करने का मौका सामने से चलकर आया था। प्रीति और शीतल इतनी जोर से झगड़ा कर रही थी कि उनकी आवाज मोहल्ले तक जा रही थी। इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था, तभी अचानक उनकी सास घर आ जाती है, जो पिछले कई दिनों से तीर्थ यात्रा पर गई हुई थी। हे भगवान, मेरी बहुएं शांत हो जाए, उनके बीच में अनबन कम हो, इसलिए इतनी लंबी तीर्थ यात्रा करके आई हूँ मैं। लगा था घर आकर मेरी बहुएं एक दूसरे की बहन बन गई होगी, आरती की थाल सजाकर मेरे स्वागत के लिए खड़ी होगी, लेकिन नहीं, मेरी बहुएं इतनी झगड़ालू है कि मैं भगवान तक पूज लिए, लेकिन इन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। अरे वो बड़ी बहू, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही थी, तब भी तुम इसी तरह झगड़ा कर रही थी। अब मैं वापस भी आ गई, अभी तक तुम दोनों में सुलह नहीं हुई। ऐसे घर में झगड़ना अच्छी बात नहीं है। हाँ हाँ, आप तो मुझे ही समझाओगी ना। हर बार समझदारी लेने का ठेका मैंने ही उठा रखा है। माँ जी, आपके लाड़ प्यार का ही परिणाम है ये आपकी छोटी बहू जेठानी की बिल्कुल इज्जत नहीं करती है। अरे जेठानी की छोड़ो, जेठ की और सास की भी नहीं करती। आपने ही तो इसे सर पर बिठा कर रखा है। अरे वाह दीदी, आप तो दिन रात सास की सेवा ही करती रहती हो ना। आपके सर का पल्लू इधर का उधर नहीं होता है। आई बड़ी मुझे सर पर बिठा कर रखा है कहने वाली।
चुप हो जाओ दोनों, एक बार नजर उठाकर देखो घर की तरफ, क्या हालत बना रखा है तुम दोनों ने। मैं तीर्थ यात्रा से घर आई हूँ, ये बात अभी तक मोहल्ले में फैल गई होगी, मुझसे मिलने मोहल्ले की सारी औरतें आती ही होगी। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और पूरा घर साफ कर दो, और मुंह पर बिल्कुल ताला होना चाहिए। जो कुछ लड़ना झगड़ना है अपने पति के आने के बाद करना। चलो जल्दी से सभी काम खत्म करो। इन्होंने क्या हमें काम वाली बाई समझ कर रखा है? जब देखो तब काम पर काम बताती रहती है। मैं नहीं करने वाली कुछ काम वाम। सुबह में सबके लिए नाश्ता बनाया था मैंने। हाँ तो मैं भी सबके लिए चाय बनाई थी। अगर तुम कुछ नहीं करोगी तो मैं भी कुछ नहीं करूंगी। जाकर ये बात अपनी सास को बताओ। मुझे बड़ी बड़ी आंखें दिखाने की क्या जरूरत है? मैंने थोड़ी ना कहा है आपसे कुछ काम करने के लिए। हाँ तो क्या मैं डरती हूँ उनसे? चलो अभी दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। घर में दोनों रहते हैं, दोनों का परिवार एक जैसा है, तो मैं ज्यादा काम क्यों करूँ? एक तो काम का बंटवारा होगा, नहीं तो घर का बंटवारा होगा। वाह दीदी वाह, आपने तो मेरे मन की बात जान ली। मैं भी यही कहने वाली थी, एक घर में रहकर हम दिन रात झगड़ते रहते हैं, इससे अच्छा कि हम अलग हो जाएं। कम से कम हम दोनों के बीच में जो झगड़े होते हैं वो तो बंद हो जाएंगे। चलो 6 सालों में पहली बार तुमने कुछ समझदारी की बात की है। मैं आज ही डुगू के पापा से बात करती हूँ। हाँ हाँ, भाई साहब का नाम लेकर मुझे ताने मारने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी कोई अपने मन की मालकिन नहीं हूँ। मुझे भी पिंकी के पापा से बात करनी होगी। अगर उन्होंने हाँ कहा और इजाजत दी तभी कुछ होगा। आई बड़ी पति का सुनने वाली हूँ। इस बंटवारे से कुछ हासिल हो या ना हो, कम से कम ये रोज के झगड़े तो बंद हो जाएंगे। इसका मुंह देख देख कर तंग आ गई हूँ मैं। हर रोज की तरह सुबह से एक दूसरे से झगड़ने वाली प्रीति और शीतल इतने दिनों के झगड़े के बाद अंत में एक दूसरे से अलग रहने के बारे में सोच ही लेती है। घर के बंटवारे की बात करने के बाद दोनों एक दूसरे को देखकर मुंह मोड़ लेती है और अपने आप काम में लग जाती है। शाम के समय प्रीति और शीतल के पति काम से घर लौटते हैं। बेचारे सुबह के थके हारे घर आते हैं। उन्हें चाय पानी पूछने की जगह प्रीति और शीतल उन्हें दिन भर की कहानी सुनाने लग जाती है। आपको पता है, अब ना इस घर में हमारी कोई कीमत नहीं है। इतना बड़ा घर है लेकिन इस घर में हमारी प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी बच्ची का दूध का ग्लास भी बोझ बन जाता है। आज पिंकी ने दूध पीकर ग्लास हॉल में रख दिया था। मैं भी कुछ काम में थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया। बताओ, दीदी ने आज दिन भर मेरा माथा इतना गर्म किया है, इतने ताने दिए हैं कि ऐसा लग रहा था कि मैं इस घर में क्यों रह रही हूँ। दुनिया भर की औरतें पति घर आने के बाद उसे चाय पानी पूछती है, और एक मेरी पत्नी है, पति घर आया नहीं कि जेठानी की कहानी सुनाती रहती है। माना कि भाभी ने तुम्हें ताने दिए होंगे, लेकिन तुम थोड़े ना कम हो। अगर उन्होंने 2 शब्द तुम्हें सुनाए होंगे तो तुमने भी तो 2 ताने उन्हें दिए ही होंगे। मुझे यकीन है ये लंबी चौड़ी कहानी मुझे सुनाकर कोई फायदा नहीं है। मुझे पता है तुम दोनों देवरानी जेठानी की जोड़ी बिल्कुल एक जैसी हो, कोई कम ना और ना ही कोई ज्यादा। इसलिए इस तरह घुमा फिरा कर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी तुम्हारे मन में है साफ साफ कह दो। लगा था कि तुम्हें 2-4 प्यारे प्यारे शब्द सुनाऊंगी। हर रोज तो हम दोनों झगड़ा ही करते हैं, लेकिन कम से कम आज ठीक से बात करूंगी। लेकिन नहीं, तुम मेरे झगड़े के ही लायक हो। तुम्हें तो मैं कभी सही लगूंगी ही नहीं। तो चलो छोड़ो, मैं गलत ही सही। अगर तुम्हें मेरी बात साफ साफ ही सुननी है तो सुनो, मुझे अब इस घर में नहीं रहना। हमारा इतना बड़ा घर है, मैं भाभी के साथ नहीं रह सकती। आप इतना ही रहते हो ना कि आप हम दोनों के झगड़े से उब गए हो, तो इसका एक ही विकल्प है, हमारा अलग रहना, हमारे घर का बंटवारा। प्रीति अपने मन की बात साफ साफ गौरव को बता देती है। पिछले कई सालों से शीतल और प्रीति के बीच में झगड़े हो रहे थे। अब तो पूरे घर को उनके झगड़े की आदत भी हो गई थी। यूं अचानक उन दोनों के मन में अलग रहने का ख्याल क्यों आया, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। प्रीति की तरह शीतल भी अपने पति से बात करती है, और शीतल से बात होने के बाद शीतल का पति सौरभ तुरंत अपना छोटा भाई गौरव के पास आ जाता है। ये रोज के लड़ाई झगड़े और रोज की कहासुनी से मैं परेशान हो गया हूँ। हम दिन भर काम करते हैं और रात को हमारे हिस्से 4 प्यार भरे शब्द तो नहीं आते। ऊपर से इसने उसको हाथ लगाया, उसने उसको हाथ लगाया। मेरा दिमाग बंद पड़ गया है इन दोनों औरतों के सामने। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है भैया। न जाने ये दोनों कौन से मिट्टी की बनी है। दिन भर झगड़ा करने के बाद भी ये दोनों थकती नहीं है। इन्हें तो बस बहाना चाहिए एक दूसरे से लड़ने का और झगड़ने का और एक दूसरे की बुराई करने का। वही तो, पापा के जाने के बाद ये घर मैंने किस तरह संवारा है और तुमने मुझे कितनी मदद की है मुझे अच्छे से पता है। कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों भाइयों का बंटवारा होगा, लेकिन अपनी अपनी पत्नियों के आगे हम कर ही क्या सकते हैं। अब उनके दिमाग में आ ही गया है कि उनको अलग रहना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है हम दोनों भाइयों के बिछड़ने का। और इस एक घर में रहकर हर रोज एक दूसरे के बारे में भला बुरा सुनने से बेहतर है कि एक घर की 2 चौखट हो ही जाए। भैया आप चिंता मत करो, मैं इस घर में रहता था तब भी मेरी पत्नी से ज्यादा आपका कहना मेरे लिए मायने रखता था,
और हमारे घर बदल गए तो भी आपका ही कहना मेरे लिए सबसे ऊपर रहेगा। हमारी पत्नियों की वजह से होने वाला ये बंटवारा दो भाइयों को अलग नहीं कर सकता। पत्नियों के सामने गौरव और सौरभ घुटने टेक देते हैं। न चाहते हुए भी रोज रोज होने वाला झगड़ा शांत करने के लिए गौरव और सौरभ अलग अलग रहने लगते हैं। सौरभ गौरव के हिस्से के पैसे उसे दे देता है और उसे पैसों से अलग घर खरीदने के लिए कहता है। गौरव को अपने भाई से इतना लगाव था कि उनसे बहुत ज्यादा दूर रहना उसके लिए मुश्किल था। वैसे तो वो घर ही नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन पत्नी के आगे क्या करे। गौरव की अब तक की हर सुबह अपने भाई को देखकर ही हुई थी। घर में ना सही आंगन में भाई दिख जाए, इसलिए गौरव सौरभ ने दिए हुए पैसों से सौरभ के नजदीक घर खरीद लेता है और एक घर की दोनों बहुएं बन जाती हैं एक दूसरे की पड़ोसी। घर बदल जाने से अगले कुछ दिनों तक हर रोज सुनाई देने वाले झगड़े की गूंज थोड़ी धीमी पड़ गई थी। उर्मिला, सौरभ और गौरव को लगने लगा था कि उन्होंने अलग रहने का जो निर्णय लिया है वो सच में काम कर रहा है। लेकिन कुछ महीने बाद, दीदी, ओ शीतल दीदी, आरव की साइकिल हमारे आंगन में क्या कर रही है? पहले ही हमारा आंगन इतना छोटा है कि मेरे पिंकी के खिलौने रखने के लिए यहाँ ठीक से जगह नहीं है। ऊपर से यहाँ आरव की ये खटारा साइकिल आपने रख दी है। कल मेरी किटी की सहेलियां घर पर आई थी, हमारे आंगन का पूरा लुक खराब हो गया था। अपना सजा कर रखना और लोगों के घर में गंदगी फैलाना आप दोनों माँ बेटों की तो आदत ही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे बेटे की साइकिल को खटारा कहने की, और मेरे बेटे की साइकिल ने तुम्हारे आंगन का लुक खराब किया। अरे पहले भी क्या ही लुक था तुम्हारे आंगन का, ऐसा लगता है कि झाड़ू तक नहीं लगाती हो तुम आंगन को। पूरे मोहल्ले का कचरा तुम्हारे आंगन में ही जमा होता है। आई बड़ी हमें गंदगी मचाने की आदत है कहने वाली। मेरी बेटी की साइकिल से कहीं ज्यादा खटारा और पुराना तो तुम्हारे पिंकी का बारबी सेट है। लेकिन मैंने कभी कहा जब देखो तब बच्चों को और उनकी चीजों को हमारे झगड़े के बीच में लेकर आती हो? अकल नाम की कोई चीज ही नहीं है तुम्हारे दिमाग में। अकल किसकी निकाल रही हो? जब एक घर में रहते थे तब मैंने तुम्हारी बहुत मान मर्यादा रखी, चाहे जितने झगड़े हो जाए, लेकिन कभी मैंने आपसे तुम तक नहीं गई। लेकिन अब हमारे घर बदल गए हैं, तुम जेठानी से मेरी पड़ोसन बन गई हो। मेरी अकल निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अपने हद में रहो, नहीं तो आपके खाली भेजे में जो बची खुची अकल है ना, उसका कचुम्बर बनाने में मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे। प्रीति की बच्ची, तुम्हारा नसीब अच्छा है कि अभी हमारे घर मेहमान आने वाले हैं। मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी। पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से जो सन्नाटा था वो अब धीरे धीरे कम होने लगा था। देवरानी जेठानी पड़ोसन बनने के बाद सबको लगा था कि इनके झगड़े बंद हो जाएंगे। लेकिन पहले तो ये दोनों सिर्फ घर के अंदर झगड़ा करती थी, अब तो इनका झगड़ा खुलेआम आंगन में होने लगा था। तुम्हारी बच्ची के कपड़े मेरे आंगन में क्यों आए? तुम्हारे बेटे की साइकिल मेरे दरवाजे के पास क्या कर रही है? तुमने मेरे गमले को हाथ क्यों लगाया? और तुमने मेरी नाली से अपने घर के पानी क्यों भरे? ऐसी छोटी छोटी चीजों को लेकर ये दोनों देवरानी जेठानी एक दिन भर दूसरे से लड़ती रहती थी। पहले तो इन दोनों के झगड़े से सिर्फ उनके घर वाले परेशान थे, लेकिन अब मोहल्ले वालों को भी दोनों देवरानी जेठानी के झगड़े से आपत्ति होने लगी थी। होगी ही क्यों ना, क्योंकि ऐसा एक दिन नहीं जाता था जिस दिन ये दोनों एक दूसरे से लड़ती ना हो। ऐसे ही एक दिन शीतल और प्रीति एक दूसरे के साथ झगड़ा करके, छोटी सी बात थी, प्रीति के आंगन का नल खुला रह गया था और उस नल का पानी शीतल के आंगन में बह गया था, तो पूरा आंगन गंदा हो गया था। जब मुझे 4 शब्द सुनाने की बारी आती है तो महारानी दौड़े दौड़े चली आती है। अरे ओ प्रीति, अपने नल को अपने हद तक रखो, बेवजह दूसरों का आंगन में गंदगी फैलाने की क्या जरूरत है? देखो तुम्हारी वजह से मेरा पूरा आंगन गीला हो गया है। पानी ही गिरा है, ऊपर से बारिश आती तो क्या हाथों का छप्पर बनाती तुम अपने आंगन को बचाने के लिए? आई बड़ी अपने नल को अपने हद तक रखो कहने वाली। इतनी ही आपत्ति हो रही है तो पूरे आंगन में फर्श बिठा लो ना। आंगन खराब होगा और ना ही मिट्टी के गंदे तुम्हारे घर में जाएंगे। इतनी छोटी सी बात को लेकर प्रीति और शीतल एक दूसरे से इतना झगड़ा करने लगती है कि एक दूसरे के मायके वालों तक, परवरिश तक पहुंच जाती है। इतने दिन तो सिर्फ प्रीति और शीतल शब्दों से एक दूसरे के साथ झगड़ा करती थी, लेकिन आज तो ये दोनों एक दूसरे के बाल और कपड़े तक खींचने लगी थी। उनका झगड़ा करने का तरीका इतना गलत था और आवाज भी इतना बड़ा था कि आज पड़ोस के सभी लोग उनके आंगन में इकट्ठा हो गए थे। सब लोग दोनों देवरानी जेठानी के झगड़े का तमाशा देख रहे थे। इस भीड़ में शीतल का एक दूर का रिश्तेदार भी था। वो उन दोनों की सुलह करवाने के लिए आगे आता है और दोनों को समझाने लगता है। अरे तुम दोनों देवरानी जेठानी हो, बिल्कुल बहनों जैसी हो। तुम्हें इस तरह से लोगों के सामने एक दूसरे के साथ झगड़ना शोभा नहीं देता। शीतल, तुम तो बड़ी हो ना, प्रीति को ना समझकर तुम्हें छोड़ देना चाहिए, लेकिन तुम तो उसके साथ झगड़ा करने बैठ गई। प्रीति को अकल नहीं है ऐसा समझना और उसकी हरकतों को नजरअंदाज करना। शीतल का रिश्तेदार शीतल की तरफदारी करने लगता है, प्रीति को भला बुरा कहने लगता है और प्रीति ना समझ है,
बेअकल है, ऐसा कहकर शीतल को शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही प्रीति अपनी देवरानी के बारे में एक पराये इंसान से भले बुरे शब्द सुनती है, अभी तक अपनी देवरानी के साथ झगड़ा करने वाली शीतल एकदम से देवरानी की तरफदारी करने लगती है और उस दूर के रिश्तेदार के साथ झगड़ा करने लगती है। अरे रिश्तेदार हो तो क्या सर पर बैठोगे क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी देवरानी को बेअकल और नासमझ कहने की? तुम दोनों बूढ़ा बूढ़ी को अकेला छोड़कर तुम्हारी बहू तुम्हारे बेटे को लेकर शहर में रहती है। ये है तुम्हारी बहू की अकल और समझ, और तुम मेरी देवरानी की अकल निकाल रहे हो। अरे मैं तो बस क्या? हमारे घर के आंगन में आकर मेरी देवरानी के बारे में इस तरह बातें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी तक एक दूसरे के साथ झगड़ा करने वाली शीतल और प्रीति जैसे ही कोई तीसरा उनके बीच में बोलता है बिल्कुल एक हो जाती है और मिस्टर शाह को इतना कुछ कहती है कि सरेआम बेचारे की इज्जत का भाजी पाला बन जाता है। वो दोनों मिलकर मिस्टर शाह को इतना कुछ सुना रही थी कि उनकी बातें सुनकर किसी को लगेगा ही नहीं कि ये औरतें कुछ मिनट पहले एक दूसरे के बाल खींच खींच कर एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रही थी। हे भगवान, पता नहीं किस मुहूर्त पर मैं इन दोनों देवरानी जेठानी के झगड़े सुलझाने बैठ गया। इन दोनों ने मिलकर मेरी तो बिल्कुल चटनी बना दी है। कैसी औरतें! अभी तो एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रही थी और अभी तुरंत बिल्कुल एक हो गई है। सच में गलती हो गई, उनके झगड़े में मैंने 2 शब्द बोल दिए। हे भगवान, बचा लो मुझे इन औरतों से। अच्छा हुआ तुम्हें जल्दी एहसास हुआ कि तुमसे गलती हो गई है, कि तुमने मेरी देवरानी को उल्टा सीधा बोलने की हिम्मत कर दी। चलो अब जल्दी से प्रीति से माफी मांगो, नहीं तो। शीतल अपनी चूड़ियां ऊपर करते हुए और अपनी बड़ी बड़ी आंखें मिस्टर शाह को दिखाते हुए प्रीति से माफी मांगने के लिए कहती है। अरे मैं अपनी गलती मान रहा हूं ना। आप इतने बूढ़े इंसान से अपनी बेटी जैसी लड़की से माफी मंगवाओगे? ये सब गलती करने से पहले सोचना चाहिए था आपको। जल्दी से माफी मांगो, नहीं तो। मिस्टर शाह शीतल की धमकियों से इतना डर जाता है कि घबराते हुए प्रीति से माफी मांगता है और तुरंत वहां से रफू चक्कर हो जाता है। वहां जो मोहल्ले वालों की भीड़ लगी थी, अब उनको लगता है कि ये देवरानी जेठानी ने मिलकर उसे इंसान को इतना कुछ सुनाया है कि अब ये दोनों एक हो गई होगी। इनके बीच में जो झगड़ा चल रहा था वो खत्म हो गया होगा, इसलिए भीड़ धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन जैसे ही मिस्टर शाह वहां से निकल जाते हैं, ये दोनों देवरानी जेठानियां फिर से एक दूसरे के साथ झगड़ने लगती है। वहां खड़े सभी लोग अपना माथा पकड़ लेते हैं।